दीदी मैं शुरू से जुड़ी नहीं थी। बीच है। में मैं थी ना इधर उधर कहीं, गांव चली गई थी तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई। तो मैं तो अभी शुरुआत से ही हूँ। कोई बात नहीं। हाँ, तो पिछले जो वीडियोस डाले गए हैं उनको देख लीजिएगा तो आपको हेल्प हाँ मिल वो जाएगी। ठीक है दी, देख हाँ। लूंगी। तो जो बेसिक चीजें हैं, सबसे पहले आपको संस्कृत में कल हम लोगों ने क्या क्या चर्चा की थी कि कितने लिंग होते हैं, कितने वचन होते हैं, ये सबको पता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इंग्लिश और हिंदी में आप एक वचन और बहुवचन जानते हैं, द्विवचन नहीं जानते। लेकिन संस्कृत में द्विवचन भी है। संस्कृत में हिंदी में अगर आपको कहना है कि एक बालक जा रहा है, दो बालक जा रहे हैं, बहुत से बालक जा रहे हैं, सेम क्रिया सेम रहेगी। रहे हैं, जहां एक से बढ़ा तो आपकी क्रिया चेंज हो गई। लेकिन संस्कृत में एक वचन के लिए अलग क्रिया है, द्विवचन के लिए अलग क्रिया है, और बहुवचन के लिए अलग क्रिया है। ये अलग बात है कि लिंग में आपके चेंज नहीं आएगा। लिंग होने, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, क्रिया सेम रहेगी। ठीक है। लेकिन अगर वचन आपको देखना है, देखिए जैसे रामः गच्छति, यानी राम जा रहा है, ये एक वचन है। रामः श्यामः च गच्छतः, राम और श्याम दो जा रहे हैं, वहां गच्छता हो गया। उसके बाद अगर आपने बहुवचन में आना है, रामः श्यामः सीता च गच्छन्ति, वहां क्रिया क्या हो जाएगी? गच्छन्ति। इसी प्रकार से तुम जा रहे हो, तुम दोनों जा रहे हो, तुम सब जा रहे हो, हिंदी में आपकी क्रिया सेम है, लेकिन संस्कृत में अलग है। क्या है? त्वम गच्छसि, युवाम गच्छथः, यूयम गच्छथ। ठीक है। उसके बाद मैं जा रहा हूं, हम दोनों जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं। संस्कृत में तीनों की क्रियाएं अलग अलग होंगी। मैं जा रहा हूं, अहम गच्छामि। तुम जा, हम दोनों जा रहे हैं, आवाम गच्छावा। हम सब जा रहे हैं, वयम गच्छामः। ये तो हुई क्रिया की बात। क्रिया आपने समझ ली कि संस्कृत में, सॉरी क्रिया कह रहे हैं, वचन की बात हुई। वचन आपने समझ लिया कि संस्कृत में तीन वचन होते हैं, पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम आते हैं जो आप, जिसको आप बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, वो है पुरुष। पुरुष आपने हिंदी में पढ़ा होगा, इंग्लिश में आपने उसको पढ़ा होगा पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये आपने इंग्लिश में सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसको संस्कृत में कहते हैं। लेकिन बिग डिफरेंस क्या है? इंग्लिश का जो फर्स्ट पर्सन है वो है आई, वी। ठीक है। लेकिन संस्कृत का जो फर्स्ट पर्सन है वो बिल्कुल 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 डिफरेंट है। पहले आप इंग्लिश का एक बार मैं बता रही हूँ, आप दिमाग में उसको रिमाइंड कीजिए। इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन है आई, वी। सेकेंड पर्सन है यू, और थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे। ये सब है ना। यानी फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं। सेकेंड पर्सन कौन है? तुम, जिससे बात हो रही है। और मैं यानी जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। तुम, जिससे बात हो रही है, वो सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात हो रही है। ना मैं, ना तुम, जो जिसके बारे में बात हो रही है। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई स्थान भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, कोई विषय भी हो सकता है। वो सारा का सारा थर्ड पर्सन है इंग्लिश में। अब हम आते हैं संस्कृत में। जो इंग्लिश का थर्ड पर्सन है वो संस्कृत का फर्स्ट पर्सन है, प्रथम पुरुष है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। अब इस बात को आप और अच्छे से कैसे दिमाग में बिठा पाइएगा? देखिए, फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष संस्कृत का वो है जो मैं नहीं है, तुम भी नहीं है, ना तो मैं हूं ना तुम हो। मेरे लिए प्रधानता, मेरे लिए प्रथम स्थान पर
हमसे और तुमसे अलग कोई दूसरा व्यक्ति जो बाहर भी है, जो बाहर है, जिस यानी यानी यहाँ पर इस चीज को याद रखिएगा, श्लोक को। हमारे ऋषियों ने जो कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, मतलब ऋषि ने कभी नहीं कहा कि हे भगवान मैं केवल ठीक हो जाऊं या मेरा परिवार, मेरे साथ जो मेरा बच्चा बैठा है वो ठीक हो जाए, नहीं। ऋषि ने क्या कहा, सभी सुखी हो। बस यहीं पर आपको फर्स्ट प्रथम पुरुष याद रखना होगा कि जो संस्कृत में जो हमारा कल्चर है वो इस ग्रामर में बिल्कुल क्लियर दिखता है। कैसे दिखता है कि हमने प्रथम स्थान पर किसको रखा, जो ना मैं हूं ना तुम, मैं जिससे बात कर रही हूँ वो मेरे पास बैठा मेरा बच्चा हो सकता है, मेरे पति हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, नहीं। हम दोनों की के कल्याण की बात हम बाद में सोचेंगे। पहले हम जो थर्ड पर्सन है जिसकी जरूरत है उसको, किसको क्या जरूरत है उसको भी देखेंगे। इस भाव से जब आप याद करेंगे तो आपको संस्कृत का प्रथम पुरुष याद हो जाएगा कि संस्कृत का प्रथम पुरुष कौन है, वह वे दोनों वे सब। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन इंग्लिश का है यू, केवल यू। ठीक है, उनको यू में उनको कोई बहुवचन भी नहीं है, लेकिन संस्कृत में भी वही यू है, यू यानी तुम, वो भी मध्यम पुरुष है, मध्यम में नहीं बीच का, और उसके तीन वचन है, तुम, तुम दोनों, तुम सब, ये तीन है। इस बात का ध्यान रखना है कि इंग्लिश में केवल यू है और हिंदी में क्या है, तुम। ठीक है, या तुम लोग, हिंदी में ये भी है तुम लोग भी है, लेकिन संस्कृत में बकायदे तीन शब्द हैं इनके लिए, त्वम यानी तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट। संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और फिर क्या है, उत्तम पुरुष। इंग्लिश में कहा गया थर्ड पर्सन, कोई थर्ड नहीं। मैं सबका कल्याण करता हूं इसलिए मैं उत्तम हूं, मैं ब्रह्म का रिप्रेजेंटेटिव हूं इसलिए मैं उत्तम हूं, इसलिए वो उत्तम पुरुष है। वो तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, लेकिन वो उत्तम है, क्यों, क्योंकि वो ईश्वर का राजकुमार है, इसलिए वो उत्तम है। ठीक है, तो उत्तम पुरुष कौन हुआ, मैं यानी हम, मैं और अहम, उसको क्या कहेंगे संस्कृत में, अहम यानी मैं, हम दोनों, आवाम, और वयम हम सब। हम सब जितने भी है सभी उत्तम है, सभी। हम सब अगर किसी अच्छे कार्य को कर रहे हैं तो उत्तम है, हम सब किसी का कल्याण कर रहे हैं तो उत्तम है, उत्तम पुरुष। उसको थर्ड पर्सन या तृतीय पुरुष नहीं कहेंगे, उसको उत्तम पुरुष कहेंगे, क्योंकि वो ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, हम ही है, जो इस सारे संसार के कल्याण के लिए सोचते हैं और उसको प्रथम स्थान पर रखते हैं। संसार के कल्याण की भावना को हम प्रथम स्थान पर रखते हैं, उसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं। तुम मेरे साथ हो, तुमसे बातें हो रही है, तुम वो मध्यम पुरुष हुए, और मैं थर्ड पर्सन हूं बट मैं उत्तम पुरुष। जैसे हम लोग की दादी नानी भी कहती थी ना, हे भगवान सबका भला करना, पीछे हमारा भी भला कर देना। ये भावना उनके अंदर थी, 10 का भला करना, पीछे हमारा भी कर देना। और इनमें इनमें एक हमारी मुस्लिम दोस्त थी, वो कहती थी कि हम लोग के उसमें बताया जाता है कि तुम दूसरे का कल्याण के लिए प्रेयर करोगे ना ईश्वर से, तो ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। तो आप मेरे लिए सोचिए अच्छा, मैं आपके लिए अच्छा सोचूंगी, तो दोनों का भला हो जाएगा। तो मैक्सिमम धर्म में ये सारी बातें होती हैं। तो इस अगर याद करना है तो अपनी संस्कृति को याद कीजिएगा, तो आपको पुरुष बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष में ध्यान रखिएगा कि कौन कौन है। बहुत लोग हो गए, मध्यम और उत्तम में तो केवल मध्यम में तुम हुए, तुम दोनों हुए, तुम सब हुए। उत्तम में मैं हुई, मेरे साथ अगर कोई और है तो हम दोनों और हम सब। ये मध्यम और उत्तम में बस यही तीन चीजें हैं, लेकिन प्रथम में तो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया है, मेरे और तुमको छोड़ के जितना है सब कुछ है। उसीलिए आपको सबसे पहले बालक शब्द का रूप याद करवाया जाता है। न मैं है न तुम है, बालक मतलब कोई भी, और उसके आधार पर आप किसी का भी रूप चला सकते हैं। बाल अकारांत पुल्लिंग। ठीक है,
अब एक तो बालक हुआ, बालका बालको बालका। दूसरा वह सर्वनाम है, बालक जा रहा है, वह जा रहा है, वह क्या है, सर्वनाम है, वो भी क्या है, प्रथम पुरुष है। उसका रूप आपको याद करना होगा, उसको समझना पहले होगा। समझना क्या होगा, सह, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। अब रूप जब याद करना की बात मैं करती हूँ, वो आपको थोड़ा और बाद में, जो नए लोग हैं उनके लिए हम कह रहे हैं, थोड़ा और बाद में आप वहां तक पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे, जब आपने कारक याद करना है। आप कारक, हमने देखा शैली दीदी ने जो डाला था, आप कारक चिन्ह के साथ उन रूप को समझ गए हैं, लेकिन फिर भी आपको याद करने में दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी, क्योंकि संस्कृत के जो शब्द हैं वो बिल्कुल एक ऐसा नहीं है कि किसी एक निश्चित पैटर्न में चल रहे हैं, नहीं, वो सभी एक फॉर्मूले पे हैं। बहुत बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला लगा के ही कोई शब्द बनता है। और हर शब्द को बनाने के लिए एक मूल शब्द, मूल धातु होती है, उसमें कई सारे प्रत्यय उपसर्ग लगते हैं, तब एक शब्द बनता है। ठीक है, और वो मूल धातु का भी विशेष विशेष अर्थ होता है, तब वो शब्द बनता है। तो इसलिए बहुत सारे, जैसे आपने बालक शब्द का रूप याद कर लिया, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम बालिका का भी रूप उसी के अनुसार चला लेंगे, तो ये यहाँ पर आप गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बालक शब्द पुल्लिंग है, बालिका शब्द स्त्रीलिंग है। बालक शब्द अकारांत है, बालिका शब्द आकारांत है। और यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए कि जो संस्कृत के की का जो व्याकरण है ना, जो संस्कृत का व्याकरण है, वो पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र दिए, और ऐसा माना जाता है कि ये माहेश्वर सूत्र भगवान शंकर से प्राप्त हुए। उन्होंने जब तांडव नृत्य किया, या जब उनके डमरू से जो ध्वनि निकली, डमरू की ध्वनि से जो जो शब्द निकले, उसके आकार प्रकार के आधार पर भी शब्दों का निर्माण, वर्णों का निर्माण हुआ है। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो डाला था, मे भी अगर जिनके पास हो वो फिर से डाल देंगे। तो और वो जो सूत्र है वो केवल 14 है। 14 माहेश्वर सूत्र से इतनी बड़ी संस्कृत की ग्रामर, और इतना साइंटिफिक कि उसका एक भी शब्द प्राचीन समय से लेकर आज तक चेंज नहीं हुआ, ना उसका अर्थ चेंज हुआ। ये बहुत आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की नहीं, मतलब रिसर्च की बात है। और इस पर जितना आप सोचते जाएंगे, जितना खोजते जाएंगे ना, उतना अंदर अंदर आपको और मिलता चला जाएगा। तो ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, ऐ उण ऋ ऋग ए ओंग ए औच, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनके आधार पर शब्दों का फॉर्मेशन हुआ है। इसलिए अहम, अहम यानी मैं उत्तम पुरुष, त्वम यानी तुम मध्यम पुरुष, इन दोनों को छोड़कर प्रथम पुरुष में जितनी चीजें आती हैं, उनका एक एक शब्द रूप या शब्द रूप आपने अगर याद कर लिया, तो एक के आधार पर आप बहुत सारा कर सकते हैं। जैसे बालक के आधार पर आप बहुत सारा रूप कर सकते हैं, जितने अकारांत पुल्लिंग है। बालिका के आधार पर जितने आकारांत स्त्रीलिंग है वो कर सकते हैं। और सहा, आगे मैं कहा थी, सह तौ ते, यानी वह वे दोनों वे सब। इसमें भी सह क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इसमें भी आपको 3 लिंग है। आप जान रहे हैं कि संस्कृत में 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो सह तौ ते पुल्लिंग है, सा तेता स्त्रीलिंग है, तत्तेतानि ये नपुंसकलिंग है। अर्थ सेम है, वह, स मने वह, सा मने वह, तत् मने वह, लेकिन इनके लिंग अलग अलग हैं। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मैं बाप रे बाप बहुत विस्तार है और बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए अभी इसको यही स्टॉप करते हैं। ये कंफ्यूजिंग नहीं है, आप जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सारा का सारा क्लियर होता जाएगा। थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा, फर्स्ट लेसन में आपने स को पढ़ा, सेकंड लेसन में आपने सा पढ़ा, और थर्ड लेसन में आपने तत् को पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ लेसन में आप आए, जहां आपने थोड़ा सा संवाद पढ़ा। संवाद यानी कन्वर्सेशन, वार्तालाप, वार्तालाप पढ़ा है आपने। अब आगे आप आएंगे 5वें लेसन में, एक छोटा सा संस्कृत का गीत टाइप से।
है ना। और देखिए वो, ये जो पहली वाली रुचिरा बुक है, अभी मैंने नई वाली दीपकम बुक नहीं देखी है। रुचिरा बुक में बहुत इसका जो ये बताया गया है, इसका जो क्रम है लेसन का बड़ा अच्छा है। पहले उन्होंने आपको लिंग वगैरह समझा दिया, छोटा सा वार्तालाप करवा दिया, और सीधे आपको कहाँ ले गए, पर्यावरण पे, वृक्ष पे लेसन है। क्योंकि हमारा सबसे पहला कर्तव्य है इस समय कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें, और इस समय नहीं। ये आप जब पिछला ग्रंथ वगैरह पढ़ेंगे ना, हर जगह वृक्षों की महत्ता, पर्यावरण की महत्ता, जो यज्ञ होते थे वो पर्यावरण को ही शुद्ध करने के लिए होते थे। पर्जन्य पर्जन्य बादल ऐसे जो ऐसे बरसते थे कि हमारी धरती बहुत तरीके से शस्य श्यामला रहे। तो ये महत्व पर्यावरण का बहुत पहले से ऋषि मुनि हमको बताते आए हैं। हमें उस रास्ते पर चलने के लिए गुरुदेव बार बार कह रहे हैं, इस धरती को हरी भरी बनाने के लिए हमसे जो कोशिश हो सकती है हम जरूर करें। इसके लिए पांचवा लेसन है। उसके बाद बच्चों के खेलने कूदने का लेसन है। तो इसका क्रम बहुत अच्छा है, हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको। अच्छा, अब अभी एक तरफा बात हो गई। अब आप में से जिसको कोई क्वेश्चन है तो आप पहले पूछिए। इतना तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आगे कुछ लोग जान रहे थे, तो कुछ लोग नहीं जान रहे थे, तो मैंने जल्दी से ये सारा कुछ कंप्लीट किया। अब जी जिनको जी, अगर कहीं कोई जी। प्रणाम जी। ये एक, हमने हर चैप्टर में, जैसे हमने पहले में सह तौ ते भी पढ़ा था, तो साथ में हम्म, एषः हम्म, एते एतौ एते भी पढ़ा था। तो वो हाँ, हर चैप्टर में आ रहा है, तो उसके बारे में हम्म। थोड़ा आप बता दीजिए। और वो बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से बताया गया ना। सह तौ ते, यानी वह वे दोनों वे सब, और ऐशा एतौ एते, यह ये दोनों ये सब, ये भी तो सर्वनाम है ना। वह जी, सर्वनाम है, यह भी सर्वनाम है। बस उसी प्रकार ठीक सेकंड ठीक। लेसन में सातेता ऐशा एतेता, वह वे दोनों वे सब, यह ये दोनों ये सब। उसी प्रकार से थर्ड लेसन में तत्तेतानी, वह वे दोनों वे सब, एतत एते एतानी, ये दोनों ये दोनों ये सब, यही है। जी दीदी, कोई क्लियर हो इसमें गया। हाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है। आगे किसी को कुछ पूछना है या कुछ हाँ। तो हम लोग अगर कितना बच गया। हाँ 10 मिनट है। क्या लेसन 5 को थोड़ा सा टच कर लिया जाए। हर्षा दीदी पूछ रही है कुछ। एक क्वेश्चन है, हाँ दीदी ये बोलिए। जो हम ये बालका का जो जो सेवन और संबोधन बनाते हैं वो किस काम के लिए आते हैं, मतलब वो वर्ड्स कहाँ हमको यूज करने हैं, वो थोड़ा था। जी 1 2 फिर से 3 बोलिए। लिखते हैं ना, बालक बालकौ बालका, फिर बालकम बालकौ बालका, हाँ, ये जो वर्ड्स, हाँ, जो पूरा ये हाँ, टेबल जो हाँ, बनाते हैं, ये हाँ, कहाँ हाँ, यूज हाँ, करते हैं, फिर 1 2 3 4 जो लिखा हाँ, हो। हाँ। ये ये सही बात है, ये कहाँ यूज होते हैं, ये आप कब मैंने चूंकि देखा था ग्रुप में, शैली दीदी ने डाला था शब्द रूप, और उसमें उन्होंने कारक चिन्ह लगा के डाले थे। कारक चिन्ह लगा के डाला था। कल हमने चर्चा की थी संस्कृत की विशेषता क्या है, कि जो कारक के चिन्ह हैं वो शब्द के साथ जुड़े हुए, अलग नहीं है। जैसे अगर शब्द बालका बालको बालका, यानी एक बालक ने, दो बालकों ने, बहुत से बालकों ने। ठीक है। अब आया बालकम बालको बालकान, बालकम एक बालक को, बालको दो बालकों को, बालकान बहुत से बालकों को। तो जहां आपको जैसे बहुत से बालकों को पुस्तक दो, तो यहाँ आपको बालकान शब्द आएगा। जैसे दो नहीं, बहुत से बालकों को देखो, बहुत से बालकों को देखो, तो वहां आप बालका नहीं करेंगे, वहां क्या करेंगे, बालकान पश्य, बालकों को देखो। वृक्षान पश्य, वृक्षों को देखो। अगर आपको कहना है बालक का घर है, बालक का घर है, तो आप हो जाएगा बालकस्य, बालकस्य गृहमस्ति, आपको का लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए यही विशेषता है कि शब्द को आप कहीं भी रख दो, उसका विभक्ति चिन्ह उसके साथ रहेगा, है ना। जैसे अगर आपने कहा यह बालक का घर है, अब अगर हम बालक को हटाकर घर के स्थान पे रख दें, और घर को हटाकर बालक के स्थान पे रख दें हिंदी में, तो क्या हो जाएगा, यह घर का बालक है, हो जाएगा ना, हो जाएगा।
लेकिन अब देखो संस्कृत में, इदम बालकस्य गृहम अस्ति, यह बालक का घर है। अब हम रख दें, गृहम की जगह बालकस्य रख दें और बालकस्य की जगह गृहम रख दें, क्या हो जाएगा? इदम गृहम बालकस्य अस्ति। मीनिंग सेम है, यह घर बालक का है। आप चाहे वर्ड्स को इधर रख दो चाहे उधर रख दो, क्योंकि उसका विभक्ति चिन्ह उसके साथ साथ चल रहा है। हिंदी में उसका विभक्ति चिन्ह उसके साथ नहीं है, अलग करके रखा गया है। तो आपने अगर शब्द इधर उधर हेर फेर कर दिए तो अर्थ का अनर्थ हो जाए, है ना? राम के पिताजी जा रहे हैं, ठीक है, राम के पिताजी जा रहे हैं। अगर आपने पिताजी को राम की जगह रख दिया और राम को पिताजी की जगह रख दिया तो क्या हो जाएगा? पिताजी के राम जा रहे हैं। अगर आपने शब्द चेंज किए तो मीनिंग चेंज हो गया ना। लेकिन संस्कृत में देखो, रामस्य पिता गच्छति। अब आप इसको कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, क्रिया को एकदम आगे रख दो, गच्छति पिता रामस्य, एकदम उलट दो, गच्छति पिता रामस्य, मीनिंग सेम होगा। गच्छति जाते हैं, रामस्य पिता, पिता रामस्य राम के, जा रहे हैं पिता राम के, मीनिंग तो सेम है। तो इसीलिए ये शब्द जो हैं वो विभक्ति चिन्ह के साथ में है। हिंदी में आपको विभक्ति चिन्ह अलग है, इसलिए आप शब्दों को हेरफेर नहीं कर सकते। संस्कृत में आप कहीं का कोई भी शब्द रख दीजिए, आपको कभी भी मीनिंग में दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गया? इसीलिए ये 9 शब्द है, एक शब्द के 9 शब्द इसीलिए। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? क्या सबको समझ में आ गया? जी दीदी बिल्कुल, बहुत अच्छे से। चलिए, अब हम अगर लेसन 5 को थोड़ा सा ले लें आज, तो थोड़ा सा ना स्पीड भी बन जाएगी, क्योंकि जो लोग 9 क्लास तक पहुंच चुके हैं उनको कहाँ तक 6 में रोकेंगे? नहीं, ऐसा करते हैं कि दीदी जो बालक की विभक्ति है उसके सेंटेंस हाँ, लिखवा दीजिए 9 के 9, तो सबको आसानी हो जाएगी। नहीं, उसके सेंटेंस लिखवाने से पहले मैं आपको कारक लिखवाऊंगा। हाँ, लिखवा दीजिए, क्योंकि इसको मैंने कारक समझना ज्यादा जरूरी है। शेयर नहीं कर सकूंगी, मैंने डाला नहीं है। हाँ, हाँ, नहीं, शैली दीदी ने डाला है ग्रुप में। डाल दिया। तो कारक, हाँ, आपको कारक समझना, चलिए अब ये बात आपने सही कही, कारक समझना जरूरी है आज। हाँ, पहले आप कारक समझ लीजिए, हम सोचे थे नेक्स्ट क्लास में लेंगे, लेकिन अभी टाइम है, आप ले लीजिए, कारक ही ले लीजिए। जी, कारक कहते किसे? बहुत सारे लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा। कोई हमें बता सकता है कारक किसे कहते हैं? मुझे कैसे बोलते हैं कारक? दीदी प्रेपोजिशंस को बोलते हैं क्या? प्रेपोजिशंस को। हैं? प्रेपोजिशंस कारक होती हैं? नो नो प्रेपोजिशन। नो, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। प्रीपोजिशन अव्यय है। जो कार्य कर रहा है। केस, केस पढ़ा आपने? पढ़ा देखिए, होगा दीदी। क्या चीज? करने वाला। हाँ, सभी लोग हाँ, इस बट उम्र तक आ गए हैं कि जो बचपन में पढ़ा है वो भूल गए। क्या कारक चीज? शुरू में पता पढ़ाया नहीं, जाता है, कर्म 5 6 तो क्लास कर्म से संबोधन है। में। देखिए, जी। कारक किसी भी सेंटेंस को बनाने में कुछ मूल शब्द होते हैं। पहला होता है कर्ता, फिर क्रिया, उसके बाद कर, ठीक है? कर्ता, किसी भी वाक्य में आप कोई भी वाक्य ले लो, बिना कर्ता क्रिया के एक वाक्य कंप्लीट नहीं होता। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, क्रिया क्या है? पढ़ रहे हैं। कर्ता क्या है? हम लोग, हम लोग। है ना? हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, ठीक है? कर्ता है हम लोग, क्रिया है पढ़ रहे हैं, पुस्तक क्या हो गया? कर्म। कर्म, जिस कार्य को सब्जेक्ट, किया जा रहा है ना, सब्जेक्ट हो वो गया। हाँ, पुस्तक पढ़ रहे हैं, ठीक है? वो जिस पर क्रिया का फल पड़ रहा है, क्रिया का फल जिस चीज पर पड़ेगा वो क्या है? कर्म, कर्म। ठीक है? हम लोग पेन से लिख रहे हैं, हम लोग पेन से पत्र लिख रहे हैं, चलो, हम लोग पेन से पत्र लिख रहे हैं। करता है हम लोग, क्रिया है लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, ये कर्म है, क्योंकि क्रिया का फल पत्र पे पड़ रहा है। क्या लिख रहे हैं भाई? पत्र लिख रहे हैं। पेन से, पेन से क्या है? साधन है, ठीक है?
तो साधन क्या है? वो करण कारक है। यानी क्रिया के साथ जिन शब्दों का साक्षात संबंध होता है वे कारक कहे जाते हैं। आप लिख लीजिए, क्रिया के साथ जिन शब्दों का साक्षात संबंध होता है वे कारक कहे जाते हैं। तो आपको फिर ये जो 9 शब्द बने हुए हैं उनके लिए समझने में बहुत आसानी होगी। जी जी, चलिए आगे। हाँ, अब क्रिया के साथ जिन शब्दों का साक्षात संबंध होता है वे कारक कहे जाते हैं। अब आप कारक लिखना शुरू करिएगा। पहला है कर्ता कारक। हम्म, हम्म, जो क्रिया को कर रहा है वो कर्ता कारक है। बस, जो क्रिया को कर रहा है वो कर्ता कारक है। जी, जैसे मोहन खा रहा है। अभी आपको संस्कृत में नहीं लिखवा रही हूँ, अगर लिखना चाहे तो मैं बोल, मोहनः खादति, मोहनः खादति। आप यहाँ मोहन को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि पूरा लिखने में ना काफी टाइम लग जाएगा। आप मोहन को अंडरलाइन कर लीजिए, यानी मोहन कर्ता कारक है, क्योंकि खाने की क्रिया को कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। मोहन को अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट आप आइए कर्म कारक। मोहन, सॉरी, लिखिए, जिस पर क्रिया का फल पड़ रहा है वह कर्म कारक है। क्रिया का फल फल पड़ रहा है, फल। जिस पर क्रिया का फल पड़ रहा है वह कर्म कारक है। जैसे मोहनः फलम खादति। मोहन क्या खा रहा है? फल खा रहा है। तो क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? फलम पे। फलम को अंडरलाइन कर लीजिए। हम्म, थर्ड में आ जाइए, करण कारक। करण कारक। मोहनम फलम खादति। हाँ, फलम को अंडरलाइन कर लीजिए। मोहना। मोहनः, नह, अच्छा मोहनः, नह। हाँ, मोहनः फलम खादति। फलम को आपने अंडरलाइन कर लिया। तीसरा लिख लीजिए करण कारक। करण, तीनों अलग अलग लिखे। करण, करण कारक। लिखिए, जिस साधन से, जिस साधन से क्रिया की जा रही है उसे करण कारक कहते हैं। हम्म, जैसे मोहनः कलमेन लिखति। से लिख सकते तो हम्म। टाइम देख रहे हो दीदी? है। टाइम देख रहे हो? मैं नहीं, मैं नहीं दिख रही हूँ। और नहीं दिख रहे हैं? अब क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ लिख दूं क्या। नहीं 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 नहीं, आप बोल दीजिए। अच्छा बड़े चलिए, बच्चे हैं, हाँ। चलिए ठीक है। मोहन कलमेन लिखति, यानी मोहन कलम से लिख रहा है। तो हम्म, कलमेन अंडरलाइन कर लीजिए। लिखने का, क्रिया क्या है? लिखना। लिखने की क्रिया किस चीज से हो रही है? कलम से हो रही है। तो हम्म, कलम क्या हुआ? वो कर्ण का। हम्म, ठीक है। चौथा लिख लीजिए, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक।
संप्रदान, इसको देखिए वर्ड्स को ही समझ लीजिए, प्रदान यानी देना, ठीक है। जिसके लिए, लिखिएगा, जिसके लिए कोई चीज दी जा रही है, जिसके लिए कोई चीज दी जा रही है वह संप्रदान कारक होता है। हम्म, जैसे माता मोहनाय, मोहनाय, माता मोहनाय फलम ददाति, ददाति, यहाँ पर छोटी लिखिएगा, माता मोहनाय फलम ददाति, ठीक है। माँ मोहन के लिए फल दे रही है, माँ करता है, दे रही है, क्रिया है, फल कर्म है, किसके लिए दे रही है? मोहन के लिए, तो मोहन संप्रदान कारक है। मोहनाय, मोहनाय के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। अच्छा, हम बल्कि हमको यहाँ पर ना बालक का ही उदाहरण दे, बालकाय भी कर सकते हैं तो कोई बात अच्छे नहीं। से समझ में आ जाए, है ना। हाँ, कोई जैसे मोहनाय बालकाय, ठीक है। पांचवा लिखिए अपादान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक, जहां से कोई चीज अलग होती है, जहां से कोई चीज अलग होती है वह संप्रदान कारक होता, सॉरी अपादान कारक होता है। हम्म, जहां से कोई चीज अलग होती है वह अपादान कारक होता है। जैसे बालकः गृहात् आगच्छति, गृहात्, जैसे बालक में आपने शब्द रूप में देखा होगा बालकात्, जैसे हो गया यहाँ गृहात्, बालकः गृहात् आगच्छति, त में हलंत करिएगा। यहाँ पर बालक घर से अलग हो रहा है, इसलिए घर में, गृह में पंचमी लगी, बालकः गृहात् आगच्छति, घर से आ रहा है। आगे लिखिए संबंध कारक, इसका नाम है संबंध कारक। इसको संस्कृत में जो मुख्य व्याकरण है उसमें कारकों में नहीं गिना जाता, लेकिन वाक्य के फॉर्मेशन में इसको बताना है, इसलिए आप लिखिए संबंध कारक। जिसका किसी से संबंध है, जिसका किसी से या हाँ ठीक है, यही लिख लीजिए, जिसका किसी से संबंध है वह संबंध कारक है। हालांकि हमको यहाँ ये लिखवाना था कि जिस शब्द से किसी का संबंध प्रकट हो रहा है, संबंध जिस शब्द से किसी का संबंध प्रकट हो रहा है संबंध कारक है। वह शब्द संबंध कारक है। जिस शब्द से किसी का संबंध प्रकट हो रहा है वह शब्द संबंध कारक। जैसे रामस्य पिता गच्छति, सॉरी बालकस्य पिता गच्छति, बालकस्य पिता गच्छति, इसका अर्थ है कि बालक के पिता जा रहे हैं। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कर्ता पिता ही है, बालक नहीं है। पिता जा रहे हैं, बालक नहीं जा रहा है। बालक इसलिए पिता किसके हैं? बालक के, तो पिता का, बालक का संबंध पिता से है, इसलिए बालकस्य पिता, बालकस्य में षष्ठी लगेगी, प्रथमा नहीं लगेगी। कर्ता कारक में प्रथमा होती है, लेकिन अब आप बालकस्य के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, बालकस्य संबंध कारक है। अब आते हैं अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में, हाँ तो इसमें आपको क्या लिखना है? आधार को अधिकरण कहते हैं, आधार को अधिकरण कहते हैं, क्या अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे रामः या बालकः आसने
तिष्ठति, बालकः आसने तिष्ठति। आसने के नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए, बालक आसन पर बैठता है। ठीक है, अब आप चाहें तो उसका हिंदी अर्थ लिख सकते हैं कि बालक आसन पर बैठ। ये तो मैंने आपको लिखवाया मैं भी थोड़ी सी हड़बड़ में आ गई, मुझे आना नहीं चाहिए था। मुझे साथ में आपको ये बताना था, लिखवाना था। आप अच्छा जो हाशिया छोड़ते हैं ना उसमें लिख लीजिएगा, जो कर्ता कारक है उसमें प्रथमा विभक्ति लिख लीजिएगा। हम्म। जिधर कॉलम बना हुआ ना, एक कॉलम आपका इधर हाशिया छूटा हो उसमें लिख लीजिए कर्ता कारक के इधर में लिख लीजिए प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक इधर लिख लीजिए द्वितीय विभक्ति, हम्म। कर्ण कारक में लिख लीजिए द्वितीय विभक्ति, संप्रदान कारक में लिख लीजिए चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक में लिख लीजिए पंचमी विभक्ति, संबंध में लिख लीजिए षष्ठी विभक्ति, और अधिकरण में लिख लीजिए सप्तमी विभक्ति। अब एक बचता है संबोधन, इसको भी आप लिख लीजिए। पुकारने के अर्थ में संबोधन कारक होता है, पुकारने, किसी को बुला रहे हैं। और इन सभी का जो चिन्ह है, वो चिन्ह मुझे लगता है पहले आप लोगों ने लिखवाया है क्या किरण दी? नहीं लिखा, नहीं हमने पहले कारकों के चिन्ह नहीं लिखवाए हैं लिखा। क्या? नहीं लिखवाए हैं, नहीं लिखवाए नहीं हैं। नहीं लिखवाए। ये तो तो शैली दीदी लिखवाए ने हैं। जो डाला ना, तो मुझे लगा कि आप लोग पढ़ा चुके हैं इसलिए शैली दीदी ने डाला, उसमें तो सारे विभक्ति चिन्ह लगे हुए हैं। नहीं, दीदी ने अपने आप से हाँ, डाला था, ये आपने दीदी को नहीं पढ़ाया। आपने लिखवाए थे पहले, है ना? हमें हाँ लिखवाए थे ना। आप लोगों को, हाँ आप लोगों को लिखवाए थे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ये उमा दीदी ने एक डाला था, मुझे याद आ रहा, उमा दीदी ने शायद एक हाँ, डाला उमा था। दीदी ने डाला था ये चीज, हाँ सेम। हाँ हाँ, हाँ। वो परसों ही डाला तो था उन्होंने। हाँ, तो चूंकि डाला हुआ था ना, इसलिए मेरे दिमाग से स्लिप कर गया, मुझे लगा शायद आप हाँ लोग ये पढ़े हुए डाला हैं इसलिए है छात्रा। हम हाँ हाँ डाला है दीदी। ठीक है। हाँ। तो अभी आपके दिमाग पे ज्यादा बोझ ना आए, इसलिए इतना पहले आप रिवीजन कर लीजिए। कल फिर ग्रामर की क्लास लूंगी, कल मैं इसके विभक्ति चिन्ह के साथ आपको प्रश्न पूछूंगी। उमा दीदी ने, आपका एक टास्क है, आपका टास्क क्या है जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, कि उमा दीदी ने ग्रुप में विभक्ति चिन्ह डाले हैं कारक के साथ, और शैली दीदी ने भी डाला। तो जो आपने आज परिभाषा सभी कारकों की लिखी है उसमें आप ऐड कर लीजिएगा वहीं पर, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। उसको लिखिएगा, पढ़िएगा, फिर विभक्ति चिन्ह वहां आगे में आप ऐड करते जाइएगा, सभी विभक्ति चिन्ह। फिर कल इस पर हम और क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक। कल सबको करना है। कल मैं ऐसा करूंगी कि जो न्यू लोग हैं उनको नाम लेकर के उनसे एक एक करके पूछूंगी, तो मुझे मेरे को पता चलेगा कि हाँ मैंने जो